Hello friends, welcome to Paralegal Study. In this lecture we will analyze our Unit 15 Public Service Guarantee Act, Citizenship Charter, Right to Information and the Corporate Social Responsibility. So I deliver my lecture in bilingual language, means in English and Hindi. So according to your need, according to your examinations medium, you can relate and you can easily access knowledge through my English or Hindi medium. So friends, first, what do you mean by public service? So public service means is associated with the government and it is offered by the administrative bodies to the citizens living within the area of jurisdictions. सिंपल सी हम बात करें कि पब्लिक सर्विस जो है वो एसोसिएटेड है गवर्नमेंट से रिलेटेड, और ये किसके ऊपर अप्लाई होता है पब्लिक सर्विस? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के ऊपर, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसके ऊपर ये अप्लाई होता है। और मेनली क्या होता है इसमें? विद इन द एरिया। जैसे छोटा सा एक एग्जाम्पल है, जैसे राजस्थान एक एरिया हुआ, तो राजस्थान की अपनी जुरिडिक्शंस हुई, तो उसके अंडर राजस्थान की जो पूरी बाउंड्री है उसमें जो पब्लिक सर्वेंट्स होंगे, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ राजस्थान के जो कॉमन सिटीजन्स हैं उनके लिए काम करना। सो दिस सिंपल टर्म हुआ पब्लिक सर्विस इज एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट एंड इज ऑफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी टू द सिटीजन लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया, and it provides a medium of common interference between the people and the government. So we can say एक इंटरेक्शन होता है गवर्नमेंट और कॉमन सिटीजन्स और कॉमन पीपल के बीच, एंड दीज सर्विस आर टू बी प्रोवाइडेड within a stipulated time frame under the Public Service Guarantee Act, और वी कैन से राइट टू सर्विस एक्ट इन इंडिया। एक एग्जांपल है कि मान लो हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द गवर्नमेंट बस। मीन्स वी ट्रेवल इन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो बस ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे राजस्थान की अपनी बसेस होंगी, दिल्ली की अपनी बसें हैं, और हरियाणा की अपनी, यूपी की अपनी बसें होंगी जो गवर्नमेंट की बसें हैं। सो द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मीन्स, तो दी सर्विसेज मीन्स वी कैन से द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आर टू बी प्रोवाइडेड विद द टाइम फ्रेम under the Public Service Guarantee Act and the Right to Service Act. So some of the common public services which are to be provided as per the act are issuing the birth, caste, marriage certificate, domicile certificate and electronics connections, voter ID card, ration ID card. These are the things under the public service. तो ओवरऑल आपको आइडिया मिल गया होगा कि पब्लिक सर्विस जो है उसमें मेनली ये जो पब्लिक सर्विस अप्लाई होता है, क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे एक एक्ट है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, है ना। उस एक्ट में, या उसी को ही राइट टू सर्विस एक्ट भी बोलते हैं, उस एक्ट में ये प्रॉपर प्रोविजंस हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ड्यूटी बनती है कि लोगों को पब्लिक सर्विसेज, जो उनकी ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनको, और जो भी डॉक्यूमेंट्स, उनके सर्टिफिकेट्स, वो सब प्रोवाइड कराएं। सो इफ़ वी अप्लाई फॉर द राशन कार्ड, इफ़ वी अप्लाई फॉर द इलेक्शन कार्ड, इफ़ वी अप्लाई फॉर द आधार कार्ड, तो ये सारी चीज़ें वो हमें विद इन टाइम फ्रेम में प्रोवाइड कराएंगे। एंड दिस इज़ द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ द पब्लिक सर्विस मीनिंग अंडर द पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। नेक्स्ट अगर हम समझें, ये पूरा मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया। नेक्स्ट है फैक्टर प्रमोटिंग अफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन इंडिया। मीन्स व्हाट आर द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द good public service delivery in India? So friends, since independence many efforts have been made in this area, but desired result could not be achieved because of the one reason or other. The most important reason, we can say, which is responsible for somehow lacking the public service delivery system, is corruption. So corruption in public distribution service and fair price shop have been very alarming. According to the data, an estimate 58% of the subsidized food grain issued for the central government do not reach the poor or targeted people. So during the 90s, with the reform era in the place, when LPG reforms was going on, efforts to make the public service delivery gathered momentum,
and since there a number of measures were adopted by the government to promote the public service distribution. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंस के बाद से हम देखें तो सम हाउ जो हमें अचीव होना चाहिए था पब्लिक सर्विस डिस्ट्रीब्यूशंस और डिलीवरी में, वो अचीव हम नहीं कर पाए, और बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंट जो रीजन है उसके पीछे वो था करप्शन. सो एक डाटा जो मैंने बताया जिसमें 58% लोगों तक गवर्नमेंट मान लो जो अनाज देती है, फूड देती है, राशन कार्ड जो राशन मिलता है गरीब लोगों को, वो सब 58% लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया. सोचो, बीच में ही वो किसी बिचौलिए ने या फिर जो मान लो सप्लाई आता है उसने कुछ खा लिया, राशन जो शॉप होती है उन्होंने खा लिया. तो इन द सेंस सिंपल सी हम वे में बात करें तो इंडिया में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है उसके फेलियर के पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो था करप्शन. बट बाद में एलपीजी जब रिफॉर्म आए ड्यूरिंग द 1991 एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, सो दिस रिफॉर्म प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड गवर्नमेंट आफ्टर दैट गवर्नमेंट ऑल्सो टुक वेरियस स्टेप फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस डिलीवरी. तो उसमें कुछ फैक्टर हम डिस्कस अब करेंगे. तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस को जो अच्छा बनाया उसमें है डिसेंट्रलाइजेशन. एक रीजन है जिसमें द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द लोकल गवर्नमेंट. तो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, उसके कारण भी क्या हुआ, जो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज हैं ये बेहतर परफॉर्म कर पाई. नेक्स्ट फ्रेंड, सिटीजन्स अवेयरनेस एंड डिमांड फॉर बेटर पब्लिक सर्विस. तो धीरे धीरे क्योंकि लोग भी जागरूक हो रहे थे, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आ रही थी, पीपल गेट एजुकेटेड, सो somehow they participated in these processes. तो पीपल्स की अवेयरनेस, उनकी डिमांड, उनकी समझ, उन्होंने भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस को बेहतर बनाया. थर्ड वन इज़ द कम्युनिटी मोबिलाइजेशन. इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स पीपल मोबिलाइज इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप. जैसे वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, किसानों के भी ऐसे समूह बने. तो ऐसे जो वेरियस ये सेल्फ हेल्प जो ग्रुप बने, इन्होंने भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज को डिलीवर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ द टेक्नोलॉजी. सो ई गवर्नेंस कॉन्सेप्ट एंड द डिजिटलाइजेशन इज चेंजिंग द कंप्लीट वे ऑफ गवर्नमेंट and are addressing the problems of the citizens and delivering them. तो आपको पता है डिजिटल होने के बाद चीज़ें हम फॉर्म इजीली ऑनलाइन भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन करा सकते हैं, इजीली हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँची. सो ऑल दीज फैक्टर्स मीन्स द डिसेंट्रलाइजेशन, सिटीजन अवेयरनेस एंड डिमांड फॉर बेटर पब्लिक सर्विस, community mobilization and the technology, all these factors are responsible for the better delivery of the public distribution service in India after the LPG reform 1991. तो ये सब चीज़ें हुई. नेक्स्ट है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट. अगर के बारे में अगर हम थोड़ा बात करें तो ये क्या बोलता है ये एक्ट, द पब्लिक सर्विस लॉ इन इंडिया somehow originated from the citizen charter of the UK, which was produced in the 1991. It is not a legal document in a strict sense of a law, but we can say it an argument, or we can say it an agreement of the contract entered into the between the citizens and the public servants, so which provide the competent and the time bound delivery to the service. पब्लिक सर्विस जो इंडिया में जो है, मीन्स हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट. तो इस एक्ट को समझने से पहले हमें समझना होगा कि पब्लिक सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में जो आया, वी ओरिजिनेट और वी कैन से वी अडोप्ट बाय द यूके. यूके का मॉडल था, उसको बोलते हैं सिटीजन चार्टर. वहाँ से हमने ये कॉन्सेप्ट उठाया है पब्लिक सर्विसेज का. तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि यूके का मॉडल था क्या. सो उस मॉडल में क्या है कि यूके का जो चार्टर्स मॉडल है ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था एज सच, बट हाँ इतना ज़रूर था, सिटीजन्स और पब्लिक सर्वेंट के बीच समहाउ एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ये काम करता था, जिससे यूके में जो डिलीवरी है वो टाइम पे होती थी, अफेक्टिव रूप से होती थी. सो इन दिस वे द पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट इज नोन एज द राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट केम इनटू द पावर इन इंडिया. इस तरीके से जो यूके का चार्टर जो एक्ट है उसी के बिहाफ पे हमने यहाँ पे जो हम लेके आए वो है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए.
And the right to service act contains statutories, laws and provisions which ensure time bound delivery of the public service to the citizen of India. तो राइट ऑफ सर्विस एक्ट है, उसमें स्टैचुरीज लॉ हैं. स्टैचुरी लॉ का मतलब होता है फ्रेंड्स जो बाद में एक्ट के साथ साथ बनाए जाते हैं. मीन्स एज सच कॉन्स्टिट्यूशन उनका प्रोविज़न नहीं होता, बट बाद में बिल के रूप में उनको इंट्रोड्यूस करके और जो बाद में लॉ बनाए जाते हैं उनको स्टैचुरीज लॉ बोलते हैं. सो राइट टू सर्विस एक्ट स्टैचुरी लॉ है और जिसमें वेरियस प्रोविज़न हैं जो टाइम बाउंड डिलीवरी की बात करते हैं पब्लिक सर्विसेज की. एंड currently there are almost 20 states which implement this act, so this is good data. And the step towards their citizens providing them standard quality, transparency and timely delivery of the public service. And also various state implement or enforce the grievance redressal mechanism. तो अगर हम बात करें कि 20 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने पब्लिक सर्विस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट को अपनाया है और वो वहाँ पे अपने यहाँ पे स्टैंडर्ड, क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी, टाइम फ्रेम के अंदर चीज़ों को डिलीवर करना और ये सारी चीज़ें स्टेट्स ने अपने यहाँ एक्ट में भी मेंशन की हैं. और इसके अलावा ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म मीन्स फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है जिसको हमने कोई चीज़ अप्लाई की, जो उसकी क्या होता है फाइल उसके पास है मान लो, लेकिन वो काम करके नहीं दे रहा है. सो हम किसी गवर्नमेंट पर्सन के खिलाफ फाइल भी कर सकते हैं. कहाँ पे? ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म के तहत. और मध्य प्रदेश पहला ऐसा स्टेट था, वो द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने राइट टू सर्विस एक्ट को अपनाया 2010 में. उसके बाद बिहार सेकंड स्टेट बना. सो ये भी नॉलेज के लिए आपको ध्यान रखना है कि पब्लिक सर्विस एक्ट में सबसे पहले एमपी 2010 में उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया अपने यहाँ पे एंड फिर बिहार ने किया 2011 में. सो वी कैन से ओवरऑल कंक्लूड करें अगर हम तो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट या फिर वही राइट टू सर्विस एक्ट इज़ कंसिडर द वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिड्यूस करप्शन इन इंडिया एंड स्पेशली आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म्स, क्योंकि ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट अब आ गया है. सो इट्स ऑल अबाउट द पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट. ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक मैंने आपको अच्छे से समझाया फ्रेंड्स. नेक्स्ट टॉपिक इज सिटीजन्स चार्टर. सिटीजन्स चार्टर तो थोड़ा सा तो मैं आपको बेस बता चुका हूँ सिटीजन चार्टर का कि सिटीजन चार्टर कॉन्सेप्ट केम इन द यूके और वो एज सच कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, बट सम हाउ एक उसमें एक रिलेशनशिप दे रखा था पब्लिक सर्विस एंड द सिटीजन्स के बीच, और एक बॉन्ड था, एक कॉन्ट्रैक्ट था पब्लिक सर्विस एंड पीपल के बीच, जिससे टाइम बाउंड और अफेक्टिव तरीके से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होता था. सो सिटीजन चार्टर वही है कि द आइडिया बिहाइंड द चार्टर इज टैपिंग सिटीजन्स रिस्पॉन्स टू द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड द कॉन्सेप्ट वॉज फर्स्ट इनिशिएटेड इन द ग्रेट ब्रिटेन when a white paper was issued in the form of citizen charter in the 1991, and some various 6 important principle of the citizen charter movement वर. पहला उनका जो प्रिंसिपल था वो था क्वालिटी, मीन्स क्वालिटी जो सर्विस जो डिलीवर कर रहे हैं, जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो भी ऑफिसर हैं, वो क्वालिटी पे ध्यान दें. सेकंड वन इज़ द चॉइस, कि पीपल जब उनके पास जाते हैं मान लो तो उनके पास चॉइस हो. मीन्स सिंपल सी बात है, पब्लिक सर्विसेज जो डिलीवर कर रहे हैं वो चॉइस भी देंगे, क्वालिटी पे ध्यान देंगे, चॉइस देंगे, स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखेंगे, वैल्यू क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा लगा हुआ है उसमें, सो वो जो वैल्यू है उसकी कीमत जितनी है उतनी ही रखनी है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और ट्रांसपेरेंसी होगी, पार्टिसिपेटिव होगा. ये सारी चीज़ें मीन 6 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे सिटीजन चार्टर के जो आपको ध्यान रखने हैं. इसी में फ्रेंड्स एक टर्म है जो आपको बीच में ध्यान रखनी है. अगर आपसे पूछ लें कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय द सेवोतम मॉडल, ठीक है ना, SEVOTTAM, सेवोतम मॉडल जो है वो क्या है, अगर ऐसा कुछ आपसे पूछ लेते हैं तो आप ध्यान रखना, सेवोतम इज़ ए जेनेरिक फ्रेमवर्क फॉर अचीविंग एक्सीलेंस इन द पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड विच वॉज प्रपोज्ड बाय द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ARC रिपोर्ट भी हम उसको बोलते हैं. UPSC वाले स्टूडेंट तो इसको बहुत पढ़ते हैं, ठीक है ना. तो सेवोतम जो मॉडल है आप ध्यान रखना, सेवोतम मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. दोबारा से बताता हूँ मैं, सेवोतम इज़ ए जेनेरिक फ्रेमवर्क, मीन्स एक ऐसा ढांचा,
एक स्ट्रक्चर तैयार करना जिसके तहत पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाया जा सके, एक्सीलेंस उसमें लाई जा सके। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है ये शिवोत्तम का, जिसमें मैंने कहा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस को बेस्ट बनाना है, दिस कॉन्सेप्ट इज प्रपोज्ड बाय द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC ने इसको कमीशन को इसको प्रपोज्ड किया था। एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड विद द ओवर रीचिंग ऑब्जेक्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द पब्लिक सर्विस डिलीवरी। कि कोई भी पब्लिक सर्विस जो डिलीवरी होती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो फूड के रूप में हो, चाहे वो सर्विसेज के रूप में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, द मेन थिंग इज ऑब्जेक्टिव क्या है वहाँ पे शिवोत्तम का। एक तो मैंने बताया एक्सीलेंसी लेके आना पब्लिक सर्विस डिलीवरी में, दूसरा है इम्प्रूविंग द क्वालिटी, ठीक है ना, क्वालिटी को इम्प्रूव करना। एंड द मॉडल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द समहाउ आफ्टर द ड्रॉबैक ऑफ द सिटीजन्स चार्टर। जो हमने देखा था कि सिटीजन जो चार्टर हमने अपनाया जो यूके मॉडल के आधार पे, तो वो अपनाया जरूर लेकिन समहाउ इंडिया में वो सफल नहीं हो पाया। सो ये मॉडल शिवोत्तम जो मॉडल है ये इंट्रोड्यूस किया। और सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है ARC रिफॉर्म कमीशन, उन्होंने इसको रिकमेंड किया कि ये हमें करना चाहिए, ये सबसे अच्छा मॉडल है। नो डाउट हमारे यहाँ सिटीजन चार्टर मॉडल भी अप्लाई होता है, बट मैं कहना ही चाह रहा हूँ दिस शिवोत्तम मॉडल इज़ फार बेटर देन द सिटीजन चार्टर एक्ट या सिटीजन चार्टर मॉडल। उसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पहला, जैसे मैंने बोला शिवोत्तम मॉडल में 3 इंपॉर्टेंट मॉडल के बारे में जिक्र किया गया है। पहला है सिटीजन्स चार्टर, ग्रेविनेंस रिड्रसल मैकेनिज्म एंड द कैपेबिलिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस डिलीवरी। इसका मतलब आप ऐसे समझ लो कि इसमें देखो तीनों चीज़ें आ गई, सिटीजन चार्टर वाली जो प्रोविज़न है वो भी ऐड हो जाएंगे। ग्रेविनेंस रिड्रसल मैकेनिज्म, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ हमें शिकायत करना हो तो वो भी इसमें आ जाएगा। एंड द कैपेबिलिटी बिल्डिंग फॉर द सर्विस डिलीवरी, इसका मतलब जो सर्विस डिलीवरी है उसको बेहतर बनाया जाए और एक प्रॉपर चेन को मेंटेन किया जाए, है ना। तो ये तीनों चीज़ें इस मॉडल में आएंगी। एंड इसको थोड़ा सा अगर हम समझें इन तीनों को कि सिटीजन चार्टर, ग्रेविनेंस और इसमें है क्या, तो इसको अगर एक्सप्लेन आपको करना हो तो आपको कैसे करना है। द फर्स्ट कंपोनेंट मीन्स द सिटीजन चार्टर which means that opening up a canal for receiving citizens input। सिटीजन चार्टर का मतलब ही इंडिया में ये है कि लोगों का ओपिनियन सुना जाए ना, द ओपनिंग अप ऑफ ए चैनल फॉर द रिसीविंग सिटीजन्स इनपुट, ताकि जो लोग इनपुट दें। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अब शायद मुझे लग रहा है इसमें ज़रूर पजल हो गए होंगे सारे लोग। देखो सिटीजन जो चार्टर के तहत मैं आपको जो सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ पे कोई बिल, कई बार ना ड्राफ्ट जब होता है, कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है या इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट, जिसको मैंने न्यूज़पेपर में भी मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ और आप सभी को बोलता भी हूँ कि मेरी न्यूज़पेपर एनालिसिस को आप ज़रूर सुना करो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको उससे। तो उसमें क्या होता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है एंड द सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये दोनों में क्या होता है कि लोगों से राय जानी जाती है कि भाई आपका क्या व्यू है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में। तो लोगों का जो इनपुट है, लोगों की जो सुनी जाती है, लोगों से जो पूछा जाता है, वही है सिटीजनशिप चार्टर। तो शिवोत्तम जो मॉडल है, जो एक्सीलेंस की बात करता है, जो क्वालिटी के ऊपर बात करता है पब्लिक सर्विसेज में, वो सिटीजनशिप चार्टर को क्यों सपोर्ट करता है या क्यों इस शिवोत्तम चार्टर में ये इंक्लूड है। क्योंकि शिवोत्तम में ये सिटीजन चार्टर इसलिए इंक्लूड है क्योंकि जो चार्टर सिटीजन चार्टर है वो ओपनिंग अप ऑफ ए कैनल की बात करता है, मीन्स लो इनपुट लिया जाएगा पीपल से। दूसरा है ग्रेविनेंस रिड्रसल मैकेनिज्म, जिसके तहत मैंने बताया कि कोई भी सिटीजन जो है वो अपने कोई अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर जो वर्क नहीं कर रहा है तो हम उसके खिलाफ जाके शिकायत कर सकते हैं। ये है ग्रेविनेंस रिड्रसल मैकेनिज्म। एंड थर्ड वन इज़ द कैपेबिलिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस डिलीवरी, जो मैंने बताया था। उसके तहत क्या है, टाइम विद इन टाइम में क्वालिटी के साथ और बेहतर रिजल्ट के साथ डिलीवर करना पब्लिक सर्विसेज को। सो दिस इज ऑल अबाउट द शिवोत्तम मॉडल which introduced which proposed by the second administrative reform commission, short form is ARC। एंड इस मॉडल में एक्सीलेंस, क्वालिटी पे बात की गई है और 3 मॉडल जो
हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, जो मैंने बताया, सिटीजन चार्टर्स, ग्रेवियंस रिडल्सल मैकेनिज्म एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस डिलीवरी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंड्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI एक्ट 2005। ये राजस्थान में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। राजस्थान में एक संगठन था जिसका नाम है रोजगार एवं सूचना का अधिकार अभियान। ये पूरा एक मूवमेंट चला था, रोजगार एवं सूचना का अधिकार अभियान। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, सॉरी, रोजगार एवं सूचना का अधिकार अभियान। ठीक है, तो ये क्या था, इसमें इस चीज़ पे जोर दिया गया था इस अभियान में कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो डेली वर्क साइट, जो गवर्नमेंट, मान लो राजस्थान में जो डिपार्ट्स में गवर्नमेंट के कुछ वर्क होते थे, तो उन्होंने कहा कि हमें पूरा बताओ कि कितने लोग यहाँ काम करते हैं, कौन कितने आर रहता है, किसको कितने पैसे मिले। तो इस तरीके से वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। बाद में मूवमेंट चलते चलते इसने इतनी इसमें चीज़ें ऐड होती चली गई, इतना इसको लोगों ने सपोर्ट किया कि फाइनली फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट नाम से गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया 2005 में। इसी का शॉर्ट नाम है RTI एक्ट। एंड द RTI एक्ट इज़ अ torch barrier that can leads to be more open, accountable, responsive and people friendly governance को लेके है ये पूरा मॉडल, जिसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से मांग सकते हैं और गवर्नमेंट को वो देना होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द RTI 2005। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंड्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। शॉर्ट फॉर्म इज CSR। ठीक है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या है, CSR मीन्स ए गवर्नेंस सेंटर अप्रोच फॉर द सिटीजन्स वेलफेयर एंड इट मेक्स कॉर्पोरेट इंटीग्रेटेड सोशल एंड environmental concern into their business operation and involve stakeholders in the terms of activities, and it also focus on the accountability, transparency and the social and environmental investment, and of course the social responsibilities also there। देखो, जो बिजनेसेस होते हैं, ये स्पेशल नाम से समझ जा रहा है, कॉर्पोरेट का मतलब बिजनेस हाउसेस के लिए है ये। तो सॉरी, बिजनेस हाउसेस के लिए है, तो इसमें स्पेशली इस चीज़ पे फोकस किया गया है कि बेस्ट इंटरेस्ट में, सोसाइटी के इंटरेस्ट में ही ये लोग काम करें। इसके अलावा इन्वायरमेंट कंसर्न्स को भी ध्यान रखें, और जो लोग हैं, स्टेक होल्डर्स का मतलब ही जो पीपल हैं जो उस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, उनकी उनकी डिमांड्स और उनको बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं। और इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीज़ें भी उसमें हों। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है उसकी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि समाज के लिए भी वो कुछ करे। ठीक है, और उसमें फिर कुछ है, जैसे चैरिटी आप दे सकते हैं, दान दे सकते हैं। इसके अलावा आप कोई स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब खुलवा सकते हैं। इसके अलावा आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जोर दे सकते हैं। जो स्टेक होल्डर हैं, जो आपकी कंपनी से जुड़े हैं, आप उनके बेटरमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं। सो इस तरीके से बात सिंपल है कि इस कॉरपोरेट को ये जिम्मेदारी, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि समाज जब आपको इतना कुछ दे रहा है तो बदले में आप भी समाज के लिए कुछ करिए। सो ये सब है सोशल, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे यही होता है कि ये जो थोड़ा इग्नू का जो नोट्स है फ्रेंड्स, वो हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसी से रिलेटेड मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स रेडी हैं। सो किसी को भी चाहिए तो वो मुझे मैसेज और व्हाट्सएप पे मैसेज या मेल कर सकता है। 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, क्रीम नोट्स होती है, बिल्कुल मतलब इजी फॉर्म में ये चीज़ें सारी दी हुई होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। सो ये था पूरा चैप्टर फ्रेंड्स, और ये पूरी हमारा कोर्स यहाँ पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच। खूब सारी मेहनत करें, हमेशा बड़े सपने देखें और पॉजिटिव रहें, और लड़कियों की रिस्पेक्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।